हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले साइंस में क्वेश्चन बैंक का अगला वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 13 को लेके आए हैं। इसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न होता है, जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक और बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न होता है, आपका गेसिंग प्रश्न है और संभवतः इस बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट नंबर 13 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 12 तक के पार्ट को देख लिए हैं जो आपकी आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक लिंगी पुष्प जो होता है ना, वो आपका पपीता का पुष्प होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा प्लीज, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था या फिर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी यानी कि पारा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों धोबिया सोडा या फिर धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, आपका NO2CO3 10H2 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, Na2CO3 10H2। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे, प्लीज वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जीवाणु जनित रोग कौन कौन है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे गोनोरिया एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, सिफिलिस भी जो है ना एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, लेकिन ये मस्सा जो है ना ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मस्सा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो दोस्तों ऐसे में तो सबसे कम धातु का जो गलनांक होता है ना वो आपका सोडियम होता है, यानी कि Na होता है। और सोडियम के बाद जो होता है पोटेशियम होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, सोडियम के बाद क्या होता है, पोटेशियम जो होता है ना सबसे कम गलनांक वाला धातु होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न, हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अवतल लेंस द्वारा जो है ना सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है CuO+H2 टेंड्स टू Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, ये एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रेडॉक्स। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आठवां प्रश्न, हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बड़े यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बड़े यौगिक जो कहलाते हैं ना, वो आपका विद्युत संयोजी कहलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत संयोजी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पीतल उदाहरण है। तो दोस्तों पीतल जो होता है ना ये मिश्र धातु होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु, यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिक्सचर होता है, समांग मिश्रण होता है पीतल में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो दोस्तों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में जो ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना, वह आपका अपचयन कहलाता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो आपका अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अपचयन। याद रखना कि ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है ना तो अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जब वृद्धि होता है तो यहाँ पे क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है।
अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूहों की संख्या होता है ना वो आपका 18 होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होता है वो आपका 7 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 18। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर, जो खाद्य पदार्थ का डिब्बा होता है ना, उस पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्योंकि तो दोस्तों खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा होता है ना उसमें जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, इसीलिए क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न के क्या करा है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो दोस्तों पुनरुद्ध भवन क्या होते हैं आप सभी को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे पुनरुद्ध भवन जो होगा ना हाइड्रा होगा। हाइड्रा ऐसा जीव होता है, इसको अगर हम लोग टुकड़ा भी कर देते हैं ना तो ये टुकड़ा क्या होता है कि विकसित होकर फिर से नए जीव का निर्माण होता है। हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये सब ऐसे जीव होते हैं जिसको हम लोग टुकड़ा कर देंगे, काट देंगे, फिर भी ये टुकड़ा जो होगा ना नया विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ये जो होता है ना हाइड्रा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पुनरुद्ध भवन का जो निर्माण उदाहरण होता है ना ये अमीबा भी नहीं होता है, क्योंकि अमीबा को जब हम लोग टुकड़ा करते हैं तो ये नए जीव का निर्माण नहीं करता। इसी तरह स्पायरोगायरा भी होता है, जो अगर इसको टुकड़ा कर देंगे ना तो ये आपका पुनरुद्ध भवन का निर्माण नहीं करता है, यानी कि ये नए जीव का निर्माण नहीं होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक संपूर्ण वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आधे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं होगा, गंगा में मछली पालना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गंगा में मछली अगर पालिएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, गंगा प्रदूषित नहीं होगा, गंगा जो है ना प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन जब आप गंगा में कपड़ों को धोइएगा तो इससे क्या होगा, गंगा में प्रदूषण होगा। इसके साथ साथ जब आप लोग गंगा में जो है ना जब ये सब को बहाइएगा तो इससे भी क्या होगा, उसमें प्रदूषण होगा। गंगा में रासायनिक अवशिष्ट उत्सर्जन भी करने से क्या होता है, इसमें प्रदूषण होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। तो दोस्तों पुष्प जो होता है ना इसका जो नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर कहलाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए जो है ना हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 19वां प्रश्न क्या करा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaOCl2 होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। तो देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, आपका क्षार करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अम्ल जो होता है ना ये आपका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और ये क्षार जो होता है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षार। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को इंक्लूड किए हैं जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो को आप संपूर्ण जरूर देखिएगा, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से मालूम था। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।